आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 77 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 78 मुलाहिज़ा फरमाएं। किस्त शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, और साथ ही अपनी आरा से हमें मुस्तफ़ीद करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में लाजमन अपनी आरा से हमें मुतल्ला किया कीजिए, ताकि हमें हमारी काविशों का सिला मिलता रहे। यहाँ रहने वाले तुम दोनों के खौफ से अपनी जुबानें न खोले तो और बात है, वरना कमोबेश हर एक ही उस हकीकत से वाकिफ रहा होगा कि तुम दोनों से मुखासमत मोल लेने वाले पुरस्कार तौर पर जहरीले सांपों का निशाना बन जाते हैं। क्या यह मुमकिन नहीं कि इन मवाद को इत्तफाकी करार दिया जा सके? उसने पुरुमीद लहजे में सवाल किया। यह भी तो हो सकता है कि वह सब्जे पर लेटे हुए हों और सांपों का निशाना बन गए हों। यह उसी वक्त मुमकिन था जब मुझे उनके अमवाद के असबाब की तफ्तीश पर मामूर किया जाता। मैंने जवाब देते हुए वाकई अपने वजूद में सुराग रसानी की लहर से सरायत करती हुई महसूस की। असबाब मुतय्यन किए जा चुके हैं और मुझे बहुत महदूद काम दिया गया है कि उन वाकयात के जिम्मेदारों का पता चलाऊं। लेटने और बैठने के चक्कर में पढ़कर मैं खुद मशकूक बन सकता हूँ। वो लाजवाब होकर खामोश हो गया। इस मामले को दुबाने की बस एक ही सूरत नजर आती है। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, और वो पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। यहाँ जो कुछ होता रहा वो फिलहाल डिसोजा की जात तक महदूद है, क्योंकि यूनिट का सरबराह मकामी मामलात पर ऊपर वालों को रिपोर्ट देने का पाबंद नहीं होता। फिर वो सबूत के बगैर वैसे भी अपनी जुबान नहीं खोल सकता। इन हालात में अगर लॉयड्स कॉटेज से मुतल्लिका ऐसे अमूर मेरे इल्म में आ सके जो डिसोजा की बिद दस्तरस से बाहर हो, तो उनके हवाले से मैं एक कहानी तराश सकता हूँ। डिसोजा को यह बताया जा सकता है कि उसके अमले में ऊपर वालों का कोई हरकारा मौजूद है जो उनके इमाम पर कार्रवाइयां करता रहा है। ज्यादा उसे इस बारे में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। इन वाकयात से चश्म पोशी ही उसके हक में बेहतर रहेगी। ये कहानी तो तुम हर वक्त सुना सकते हो। मेरी तजवीज़ पर उसके चेहरे पर बशाशत की लहर तोड़ गई। डिसोजा अकल से आरी नहीं है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। वो ये जानना चाहेगा कि मैंने ये नताइज कैसे अखज़ किए। अगर मुझे यहाँ के बाद खुफिया मामलात का इल्म हो जाए तो मैं उनके हवाले से उसे कायल कर सकूंगा। उसे मेरी और तुम्हारी मुफाहमत का इल्म नहीं है, लिहाजा वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वो बातें मुझे कैसे मालूम हुई, और वाहिद मुंतकी नतीजा यही अखज़ करेगा कि मैंने उस काम में मेहनत की है जिसके नतीजे में उन अमूर पर मालूमात हासिल कर सका हूँ। मैं इनाम से मशवरा करूंगा। वो धीमी पुरख्याल आवाज में बोला, तुम्हारी तजवीज़ तो माकूल और काबिल अमल नजर आती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि तुम किन बातों का सहारा लोगे। डिसोजा तो अमलन यहाँ की हर बात से बाखबर रहता है। तहखाने और टार्चसल का वजूद बहुत कम लोगों के इल्म में है। हो सकता है कि बाज़ मुकामात पर डिसोजा की रसाई भी ना हो। यह भी मुमकिन है कि बाज़ तयशुदा औकात में उसे किसी जगह से दूर रखा जाता हो। ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं जिनकी निशानदेही के लिए तुम्हें और इनाम को जहन पर जोर देना पड़ेगा, और उसी पर मेरी रिपोर्ट का दारो मदार होगा। ठीक है, मैं भी उससे मिलकर बैठने की कोशिश करता हूँ। उसने फैसला कुन लहजे में कहा। किसी नतीजे पर पहुंचते ही मैं खुद तुमसे रजू करूंगा, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारा कमरा बहुत मखदूश है। वहां लिए जाने वाले सांसों की आवाजें भी दूसरी जगह सुनी जाती है। फिर वो मुझे साथ लिए कमरे से बाहर आ गया और मैं तेजी के साथ मुड़कर बज़ाहिर अपने कमरे की तरफ हो लिया, लेकिन फिल हकीकत उस वक्त मैं रुखसाना को तलाश करना चाहता था ताकि उसके साथ वक्त गुजारने के साथ साथ कुछ मालूमात भी हासिल की जा सके। यह मेरा तजुर्बा था कि बाज़ औक़ात निचले दर्जे के लोगों से ऐसी अहम मालूमात हासिल हो जाती हैं जो जिम्मेदार लोग अमूमन नज़रअंदाज कर देते हैं। उस बारे में रहमानी मुझे बता ही चुका था कि बाहिमी रजामंदी और शिकायत न होने की सूरत में ऊपर वालों की तरफ से तारुज़ का कोई इम्कान नहीं था। मेरे कमरे में भांत भांत की बोतलों से भरा हुआ कैबिनेट दीगर लवाजमात के साथ मौजूद था, और उस बारे में मुझे कोई इम्तनाई हुक्म भी नहीं मिला था। लिहाजा मैंने अपने कमरे में पहुंचकर सबसे पहले वलायती जिनका एक बड़ा गिलास तैयार किया और मुनासिब रफ्तार से उसे मेदे में मुंतकिल करके दोबारा बाहर निकल आया। उस बार मेरा रुख अकबी हिस्से में बने हुए उन मकानात की तरफ था जहां मातहत अमले की रहाइश थी। लाहौर की सरजमीन पर कदम रखते ही मुझे जिन हौसला शिकन हालात से दो चार होना पड़ा था उनसे मवाजना करते हुए मैंने मुख्तसर सी मुद्दत में न सिर्फ बेहतर मकाम हासिल कर लिया था, बल्कि कामयाबी का रास्ता भी इस्तवार होता नजर आ रहा था। टैक्सी ड्राइवर के हाथों कैद, काका पहलवान से टकराव, लॉयड्स कॉटेज में वीरा के दिए हुए कोड का तस्लीम न किया जाना, इनाम के साथी से खून रेज हाथापाई, फिर टार्चसल में इनाम के हाथों बरकी झटकों का आगाज बज़ाहिर बदनसीबी और मुकम्मल नाकामी की निशानदेही कर रहा था। लेकिन अचानक ही डिसोजा की मुदाखलत पर हालात ने करवट ली और मेरी शनाख्त तस्लीम कर ली गई। दूसरी तरफ डिसोजा ने सांपों का शिकार होने वालों के बारे में जो बात सरसरी अंदाज में की थी, मैंने हालात के पेश नजर उसे दोहरा ही रंग दे दिया था, और अब मुझे लॉयड्स कॉटेज में डिसोजा की बाज़ाब्ता हमायत के साथ इनाम और रहमानी की पोशीदा हमदर्दियां भी हासिल हो गई थी। उन वाक़यात में मेरी किसी कोशिश से ज्यादा मुकद्दर का दखल था। अगर इनाम इब्तिदा में मुझे तंजीम का बागी कैदी तसव्वुर करते हुए जारहाना रवैया इख्तियार न करता तो मेरे लिए बाद के वाक़यात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना मुमकिन न हो पाता।
कि उसने समझ लिया था कि मेरे लिए ऊपर से सजाए मौत का परवाना ही जारी होगा और मैं टार्चर सेल से जिंदा वापस न लौट सकूंगा। लिहाजा वो किसी अंदेशे के बगैर मुझे वहां ले गया, लेकिन बाद में मेरी जुबान बंद रखने के लिए उन दोनों को ऐसी बातें भी दोहराना पड़ी कि मेरे साथ उनके मुफादात किसी हद तक मुश्तरक हो गए थे। उस बारे में मेरे जहन में एक मुहिम सा खाका तरतीब पा चुका था। अगर किसी मरले पर डिसूजा मुझसे आंखें बदलता तो मैं इनाम और रहमानी को भड़का सकता था कि उनके हमायत की पादाश में मुझे जेरे अताब लाया जा रहा था और वो दोनों लॉयड्स कॉटेज में खासे ताकतवर नजर आते थे। मुझे पूरा यकीन था कि ऐसी किसी भी सूरत हाल में लॉयड्स कॉटेज में बाहमी तसादम बल्कि बगावत की आग बासानी भड़काई जा सकती थी। वीरा ने गजाला को यरगमाल बनाकर मुझे जिमी लॉयड की तस्वीर की तलाश के लिए लॉयड्स कॉटेज भेजा था, लेकिन मैं उस मौका से फायदा उठाकर ये भी जानना चाहता था कि तंजीम की गैर कानूनी सरगर्मियों में उस इमारत और उसके मकीनों का क्या किरदार था, क्योंकि अभी तक टार्चर सेल के अलावा कोई और काबिल जिक्र गैर कानूनी बात मेरे इल्म में नहीं आ सकी थी। अलबत्ता रुखसाना हस्ब तवक्का मेरे लिए कारआमद साबित हुई थी। वो मतवसत कामत और गोरी रंगत के साथ दिलकश खदोखाल की मालिक थी। मैट्रिक तक तालीम याफ्ता थी और पिछले 10 माह से वहां काम कर रही थी। अपनी जात से आगे उस पर कोई जिम्मेदारी आई नहीं थी। लिहाजा 2000 रुपए माहवार उसके लिए माकूल आमदनी थी, जिसमें से खुर्द-व-नोश के अखराजात मनहा करके उसे हर माह 1400-1500 रुपए मिल ही जाते थे। अपनी फितरी तकाजों और लाउबालीपन की बिना पर उसने लॉयड्स कॉटेज के एक पुराने मुलाजिम से दोस्ती इस्तवार की हुई थी, लेकिन कभी कभार उसे रहमानी की चीरादस्तियां भी सहना पड़ जाती थी, क्योंकि उसके एक इशारे पर किसी को भी कॉटेज की मुलाजमत से बरतरफ किया जा सकता था और उनमें से कोई भी उस लगी लगाई माकूल रोजी से हाथ धोना पसंद नहीं करता था। रहमानी के बरक्स मेरा शाइस्ता रवैया उसके लिए खुशगवार हैरत का बाइस बना था। मुझे मालूम हो चुका था कि ऐसे मेल जोल पर डिसूजा अमूमन चचम पोशी से काम लेता था। लिहाजा अपने कमरे में मैं रुखसाना से हल्की फुल्की गुफ्तगू करते हुए उसे बहला फुसला कर शराब नोशी करवाता रहा। फिर 1.5 पैग उसके मैदे में उतरने के बाद जब वो उबकाई लेने वाले अंदाज में बुरे से बुरे मुंह बनाने लगी तो मैं उसे कमरे से निकाल कर खुले आसमान के नीचे ले आया। तो मैंने मतलब की बात छेड़ दी। वो यूं तो खासी होशियार थी, लेकिन शराब ने उसके जहन को माऊफ करके रख दिया था। लिहाजा वो सरूर के आलम में सब कुछ ही बताती चली गई। उसकी मालूमात का जरिया लॉयड्स कॉटेज का वो पुराना मुलाजिम था जो इब्तदा ही से उसका करवीदा था। उसके बयान के मुताबिक अहाते में बनी हुई 4 में से 3 अमारात में आमतौर रफ्त पर कोई पाबंदी नहीं थी। बस वहां के गिने चुने रहायशी कमरों में रहने वालों की खलवत और आसाइश का ख्याल रखना होता था, लेकिन जनूबी सिरे पर अकबी दीवार के करीब बनी हुई इमारत में बैरूनी हाल से आगे किसी की रसाई नहीं थी। बैरूनी हाल से अंदर जाने वाला दरवाजा आमतौर पर मकफल ही रहता था और जब भी वो खोला जाता था तो लॉयड्स कॉटेज में कुछ नामानूस मकामी और गैर मुल्की चेहरे नजर आने लगते थे, जो पुरस्रार तौर पर उस इमारत में वारद होते थे और वहीं कायम भी करते थे। उनके गायब होते ही बैरूनी हाल का दरवाजा अगले महीनों की आमद तक के लिए दोबारा मकफिल हो जाता था। वहां किसी को मालूम नहीं था कि मेहमान उस इमारत में कहां से आते थे और फिर किस राह से चले जाते थे, या इमारत के उस मतरूक हिस्से की सफाई के लिए क्या इंतजाम थे। लॉयड्स कॉटेज के मकीनों में वो इमारत नंबर 3 के नाम से पहचानी जाती थी और कमोबेश सारे ही मुलाजमीन में उसके बारे में तजस्सुस पाया जाता था। उसके कहने पर मुझे याद आया कि सुबह को अपने मामूलात के जायजे में जब मैं उस इमारत की तरफ गया था तो अकबी हिस्से की मखसूस साख्त की बिना पर उसे नजरअंदाज कर दिया गया। उस हाल से आगे जो कुछ भी रहा होगा उसकी साख्त गैर मामूली थी। बैरूनी दरवाजे बिल्कुल सपाट और सीधी थी, जिन पर दरवाजा, खिड़की या रोशनदान का कोई वजूद नहीं था। बादियों नजर में वो तामीर किसी पुख्ता गोदाम का तस्वुर उजागर करती थी, लेकिन रुखसाना के बयान की रोशनी में नंबर 3 की अहमियत बहुत बढ़ जाती थी। मगर वहां आने जाने वाले मेहमान लॉयड्स कॉटेज के अमले की निगाहों में आए बगैर वारद और रपोश होते थे, तो नंबर 3 में बैरूनी राब्ते के लिए यकीनी तौर पर कोई खुफिया रास्ता मौजूद था और उस खुफिया रास्ते का ताल्लुक उस तहखाने से भी हो सकता था जहां टार्चर सेल वाक़ था। उस तरह तहखाने में दफ्तरी निज़ाम की मौजूदगी का उकदा भी खुल जाता था कि शायद वो उन ही लोगों के तसर्रुफ में रहता हो जिनकी रसाई नंबर 3 तक हो सकती थी। मैं उन सब बातों पर जिस कदर गौर करता रहा, यही इम्कान जहन में तकवीयत पकड़ता रहा कि लॉयड्स कॉटेज की सारी ज़ाहिरी शान शौकत नंबर 3 को आहट फराम करने के लिए थी, जहां तंजीम से मुतल्लिका अहम अमूर अंजाम दिए जाते थे। और अगर वीरा के बयान के मुताबिक उसके बाप की तस्वीर कहीं मौजूद थी तो उसका ठिकाना भी नंबर 3 ही में हो सकता था। दूसरे दिन सूरज गरूब होने तक पूरी कोशिश के बावजूद रहमानी से कहीं मुठभेड़ न हो सकी। फिर मैं अपने कमरे की तरफ लौट ही रहा था कि रास्ते में एक मुसल्ला मुहाफिज ने मुझे रोक लिया। शनाख्त उसने बराह रास्त मेरी आंखों में देखती हुई तेज लहजे में कहा और मैंने बिला झिझक नुकरई तमखा निकाल कर उसकी बड़ी हुई हथेली पर रख दिया, जो उसने सरसरी जायजे के बाद मेरी तरफ लौटा दिया। नाम क्या है तुम्हारा? यह उसका अगला सवाल था। मेरा नाम सुनकर उसने मुझे बताया कि नंबर 1 में डिसूजा अपने दफ्तर में मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे लिए वो बुलावा न वक्त जरूर था लेकिन गैर मुतवक्का नहीं था। लिहाजा मैं रास्ते में ही से सीधा इमारत नंबर 1 की तरफ चल दिया।
जो लाइट्स कॉटेज के कलानुमा आयनी फाटक के करीब वाक़ थी। वहां डिसूजा अपने पुरशगु दफ्तर में कागजात में उलझा हुआ था। बैठ जाओ, मेरे पहुंचते उसने सपाट और धीमे लहजे में कहा और मैंने मेज के मुकाबले कुर्सी संभाल ली। तुम्हारी पेशानी का जख्म कैसा है? ठीक है, जरा सती सी चोट आ गई थी। मैंने उसके हमदर्दाना रवैये पर खुशगवार हैरत के साथ कहा, सांपों वाले मामले में क्या पेशरफ्त हुई है? उसने पेंसिल के सिरे से मेज की सतह बजाते हुए सवाल किया। अभी काम शुरू नहीं कर सका। मैंने मुआज़रत खाना लहजे में कहा, रुखसाना नामी एक लड़की से पिछली रात बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बिल्कुल ही लाइल्म साबित हुई। मुझे मालूम है, वो खुश्क लहजे में बोला। उसी तरह शराब पिलाकर धुंधली रोशनियों में लड़कियों से पूछताछ करते रहे तो सारी उम्र भी कुछ मालूम न कर सकोगे। तफरीहात को मैं काम पर असरअंदाज होते हुए नहीं देख सकता। अगर कल रात तफरी का मूड था तो इसमें काम का बहाना बनाने की जरूरत नहीं। उसके अलावा और किससे मिले थे? किसी से नहीं। मैंने रवा रवी में कह गया, लेकिन उसके बदलते हुए तेवर देखते ही मुझे फौरन वजाहत करना पड़ गई। बस वापसी पर थोड़ी देर के लिए रहमान ही मिल गया था, उसके साथ कमरे तक चला गया था। उसके हल्क से गुर्राहट उभरी। ये याद रखना कि मुझे यहाँ बैठकर हर आदमी की पल पल की खबर रहती है और मैं झूठ को बर्दाश्त करने का आदी नहीं। उस सांपों वाले मामले पर क्या बात हुई थी, उससे कोई जिक्र नहीं किया। इस बार मैंने धड़कते हुए दिल के साथ झूठ बोल ही दिया, क्योंकि रहमानी मुझे बता चुका था कि उसके कमरे में कोई ऐसा आला नस्ब नहीं था जिसके जरिए कमरे में होने वाली गुफ्तगू कहीं सुनी जा सके। उससे मोहतात रहना। डिसूजा के जवाब पर मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। मुझे उस पर भी शुबा है। मरने वालों में एक बात मुश्तरक थी कि वह रहमानी या इनाम से उलझ बैठे थे। यकीन किसी को भी नहीं है, लेकिन लोगों को खदशा है कि जहरीले सांपों वाले वाकयात में उन्हीं दोनों का हाथ है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी हमाकत की वजह से वो दोनों होशियार हो जाएं। मैं पूरी दयानदारी के साथ तफ्तीश कराने के बाद ही किसी पर फर्द जुर्म आयद करूंगा। उसी के साथ ये भी याद रखना कि वो दोनों यहाँ अहम रुतबे के मालिक हैं। ठोस सबूत के बगैर मैं उनकी खिदमात से हाथ धोने पसंद नहीं करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने पुरखुलूस लहजे में कहा, काम से मुतमिन हो? उसने बगौर मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया। तारों की गिनती पर भी लगा दिया जाऊंगा तो शिकायत न होगी। बस नंबर 3 के अंदरूनी हिस्से की सफाई न करवा सका। सुना है कि उधर मुद्दतों से सफाई नहीं की गई। अंदर मनो मिट्टी जमा हो चुकी होगी। वहां सफाई की जरूरत नहीं। इसीलिए मैंने ममनू इलाकों के बारे में जानना चाहा था। मैंने अपनी पुरानी बात दोहराते हुए कहा, ताकि कोई उलझन पैदा ना हो। इस वक्त तुम्हें एक पैगाम देने के लिए बुलाया गया है। वो मेरी बात उड़ाकर बोला, कल रात तुम्हें कॉन्टिनेंटल के लाउंज में पहुंचना है। यहाँ से स्टाफ कार में तुम 9 बजे वहां पहुंचोगे। वापसी यही होगी। किससे मिलना होगा? मैंने मुतजस्साना लहजे में सवाल किया। जिसे मिलना होगा वो खुद ही रजू करेगा। उसने अलविदाई लहजे में कहा, जैसे अब मेरी मौजूदगी को गैर जरूरी समझता हो। मैं कुर्सी छोड़कर फौरन ही वापस रवाना हो गया। वापसी पर एक नीम तारीख मकाम पर रहमानी दरख्त की ओट से अचानक ही मेरे सामने आ गया। कहाँ से आ रहे हो? उसका लहजा तजस्सुस अमेज था और हमेशा रोशन रहने वाली आंखें कुछ बुझी बुझी सी थी। तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। मैंने धीमी आवाज में कहा। वो मुझसे जल्द अज जल्द रिपोर्ट जानना चाहता है। मैंने कुछ मालूमात जमा की हैं, उससे तुम्हारी कहानी को सहारा मिल सकेगा। वो ये कहते हुए मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले चला था जहां किसी से मुठभेड़ होने के इम्कानात न होने के बराबर थे। यहाँ की नंबर 3 इस मामले में बहुत कारआमद साबित हो सकेगी। मकफिल और ममनू रहती है। वहां पुरस्कार मेहमानों की आमदो रफ्त रहती है, जिनके आने और वापस जाने के रास्ते किसी के इल्म में नहीं है। उसके अलावा और क्या बता सकते हो? मैंने उसकी जुबान से नंबर 3 का जिक्र सुनने के बाद कहा। उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। ये सब तुमने कैसे मालूम कर लिया? डिसूजा तो खुद बताने से रहा। मैं भी यहाँ आने के बाद मक्खियां नहीं मारता रहा। मैंने बेपरवाही के साथ कहा, यह बता दूं कि तुम्हें भी चौकन्ना रहना होगा। तुम्हारी दादागिरी की कहानियों से डिसूजा गाफिल नहीं है। यह बात उसको अच्छी तरह ज़हन नशीन करवा दी गई है कि मरने वालों में एक ही बात मुश्तरक थी कि वो तुमसे या इनाम से उलझ बैठे थे और शायद उसी वजह से वो सांपों का निशाना बन गए या बना दिए गए। लेकिन वो मेरी रिपोर्ट और शहादतों के बगैर तुम्हें इसमें मुलव्विस नहीं करेगा। इसका मतलब है कि मेरा कमरा भी बुक करवाया जा सकता है। उसने पुरख्याल लहजे में कहा। फिर चौंक कर बोला, तुम अपनी रिपोर्ट दे क्यों नहीं देते? काम का मवाद तो तुम मेरी मदद के बगैर ही हासिल कर चुके हो। यह फितना जितनी जल्दी दब जाए उतना ही अच्छा है। फिर तुम्हें खुलकर बात करना होगी ताकि मेरी रिपोर्ट ठोस वाकयात पर मुश्तमिल हो। उसी के साथ यह बात भी ज़हन में रखो कि ज्यादा उजलत की गई तो मिली भगत के शुबा में मेरी रिपोर्ट मुस्तरद भी की जा सकती है, जिसके बाद यह मामला ज्यादा शद्दोमत के साथ उठाया जाएगा। मैं तो खुलकर ही बात करता हूँ। तुम क्या मालूम करना चाहते हो? उसकी आवाज उलझन हमें थी। बज़ाहिर यहाँ कोई खपला नजर नहीं आता। आखिर लाइट्स कॉटेज का मसरफ क्या है? मैंने अपने जहन में उभरने वाला बुनियादी सवाल कर ही डाला। इसे तंजीम को तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत फराम करने वाला इदारा समझ लो। क्या तरबियत पाने वालों को मुख्तलिफ यूनिटों में लगाया जाता है। उसके अलावा जो कुछ होता है उसका ताल्लुक तहखाने या नंबर 3 से है, जिससे मैं लाइल्म हूँ। मैं खुद एक यूनिट से वाबस्ता रहा हूँ, लेकिन मेरा कभी लाइट कॉटेज से वास्ता नहीं पड़ा। कराची में बतेरे आदमी मेरे मातहत थे। ये तुम्हारी कम मिलमी है। राजा सिकंदर, कासम, रक्शी, लाखू, यशमाल और डॉक्टर अर्जनट के अलावा बतेरे यहीं के तरबियत याफ्ता थे जो कराची में मामूर किए गए थे। मखसूस कोड और मवासलाती ज़राए पर तो यहाँ बाकायदा तरबीती कोर्स होता है।
डिसूजा बजाते खुद क्रिप्टोग्राफी का बहुत बड़ा माहिर है। क्या और बात है कि यहाँ से जाने वाले लार्ड्स कॉटेज का नाम न लेने के पाबंद कर दिए जाते। नंबर 3 के बारे में तुम क्या कह रहे थे? मुझे शुबा है कि वहां आमदोरफ्त के लिए कोई ज़ेरे ज़मीन रास्ता मौजूद है जो लार्ड्स कॉटेज से दूर कहीं निकलता है, और शायद नंबर 2 के नीचे बने हुए तहखाने से भी उसका सिलसिला जुड़ा हुआ है, क्योंकि उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि नंबर 2 के कमरे में मौजूद मैकेनिज्म को आजमाने के बावजूद तहखाने का रास्ता न खुल सका, फिर वो खराबी खुद ब खुद दूर होगी। गालिबन बाहर से आने वाले जब तहखाना इस्तेमाल करते हैं तो अंदर से किसी ऐसी चीज को हरकत में लाते हैं कि बैरूनी मैकेनिज्म नकारा होकर रह जाता है। तहखाने में गोदाम के तौर पर बहुत सी जगह इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने उसे शायद देने के ख्याल से कहा, और शायद की जाती है। तहखाने के ऊपर वाक़या इमारत के फर्श में कई बार मैंने ऐसा इर्ताश महसूस किया है जैसे तहखाने में मशीनें चल रही हों। फिर शंसानियों के ताक़ुफ़ के बाद उसने झिझकते हुए बात जारी रखी। सच्ची बात तो यह है कि एक बार मैंने तहखाने के फर्श पर मौजूद गर्द पर टायरों के निशानात देखे थे। उनकी तादाद और नौइयत से अंदाजा होता था कि या तो वहां गाड़ियों की अंधाधुंध रेस हुई है या माल लादने और उतारने के लिए फोर्ट लिफ्ट वगैरह से काम लिया गया होगा। सिर्फ एक बार? मैंने सवाल किया। यह मुशाहिदा तुम्हारी ज़ात तक तो महदूद ना रहा होगा। मैंने डिसूजा से जिक्र किया था तो वो बुखला गया। फिर हम दोनों ने मिलकर तहखाने में वैक्यूम क्लीनर चलाकर वो सारे निशानात मिटाए थे। उसके बाद कभी वैसे निशान नहीं मिले। अलबत्ता फर्श पर वैक्यूम क्लीनर के इस्तेमाल के आसार बार बार मिले हैं। शायद वो लोग अपना काम खत्म करने के बाद टायरों के निशानात और दूसरी अलामात मिटा देते हैं। रहमानी के उस इंकिशाफ ने मेरे लिए एक बिल्कुल ही नई जहत खोल दी थी। उस वक्त तक मैं तंजीम के मंशियात रोशों के कारोबार से बाखबर था, जिसमें हीरोइन की आमद के बाद से इनकलाबी तब्दीलियां रूनुमा हुई थी। चर्स के टनों की हेर फेर के बजाय हेरोइन की 200-400 किलो की खेप भी अपने असरात, लागत और मुनाफा के एतबार से बहुत बड़ी तसव्वुर की जाती थी, जिसकी नकलो हमल के लिए भारी बारबरदारी की जरूरत थी, न वसीत चका की। रहमानी के बयान से तो जाहिर हो रहा था कि मैं उस वक्त तक तंजीम के सिर्फ एक ही शोबे से मुंसलिक रहा था, जो हीरोइन की तकसीम और तलसील का जिम्मेदार था, जबकि असल कारोबार न जाने कितनी समतों में फैला हुआ था। तुम्हारी बातें मेरी अकल से बाला तर साबित हो रही हैं, मैंने उलझन अमेज लहजे में कहा। जब तक मैं जाती तौर पर उस तहखाने या नंबर 3 का जायजा ना ले लूं, बात बनती मुहाल नजर आ रही है। वो चलते चलते रुक कर मुझे घूरने लगा और अपनी मखसूस चुभती हुई आवाज में तंजिया लहजे में बोला, यूं मालूम हो रहा है जैसे मरने वालों के बजाय तुम्हारी असल तफ्तीश लार्ड्स कॉटेज के खुफिया मामलात की तरफ रुख करती जा रही है। मैं चौंक कर संभल गया और हल्की सी हंसी के साथ बोला, तुम्हारा मामला सीधा करने के साथ ही मुझे अपनी चमड़ी की भी फिक्र है। तुम्हें बचाकर मैं अपनी गर्दन मौत के फंदे में नहीं दे सकता, और शायद कोई भी सही और दिमाग शख्स ऐसा नहीं कर सकेगा। मैं समझा नहीं कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। वो वाकई उलझा हुआ नजर आ रहा था। मेरी सीधी सादी रिपोर्ट डिसूजा ऊपर वालों को भी पढ़ा सकता है, क्योंकि उस तरह उसके यूनिट के मामलात में ऊपर वालों की बराह रास्त मुदाखलत साबित हो सकेगी, जो तंजीम के असूलों से मेल नहीं खाती। ऊपर वालों की तरफ से रिपोर्ट सख्ती के साथ मुस्तरद कर दी जाएगी। नतीजा तुम जानते ही हो कि मुझे मुजरिम बनाकर उनके सामने पेश कर दिया जाएगा और तुम्हारी सारी बाजी उलट जाएगी। उससे बेहतर तो ये होगा कि तुम दोनों ही यहाँ से फरार होकर कहीं रपोश हो जाओ और मैं हकायक पर मबनी अपनी रिपोर्ट पेश कर दूं। उसके मन में चोर था जो जरा सी बात पर भड़क उठता था और उसके हर सवाल की बुनियाद मफरूजों पर थी, लेकिन जब मैंने दलील पेश की तो उसका सारा जोश ठंडा हो गया। चलो ये मैं माने लेता हूँ, वो दोबारा मेरे हमरा आगे बढ़ते हुए बोला, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि कॉटेज के खुफिया मामलात के बारे में जानकर तुम क्या करना चाह रहे हो। सीधी और सामने की बात है। मैंने बेपरवाही के साथ कहा, अपनी रिपोर्ट में उन मामलात के बारे में भी कुछ इशारे शामिल कर दूंगा ताकि डिसूजा रिपोर्ट ऊपर बढ़ाने की जुर्रात न कर सके। अगर उसने ये हमाकत की तो वो खुद अताब में आ जाएगा कि उसने इजाजत के बगैर ऐसी इंक्वायरी क्यों करवाई, जिसके नतीजे में खुफिया गोशे बेनकाब होने की नौबत आ गई। वो रिपोर्ट दबा लेगा, बल्कि मुझे तो यकीन है कि तलफ कर देगा और तुम दोनों का भ्रम रह जाएगा। उसके लिए मेरा जाती मुशाहिदा नागुज़ीर है, उसके बगैर रिपोर्ट में झोल रह जाएगा। मेरी बात सुनते ही वो खुशी से उछल पड़ा। बाकी तुमने बहुत दूर की बात सोची है। कोई तो वजह है कि डिसूजा ने तहकीकात के लिए इतनी दूर से तुम्हें बुलवाया है, वरना ये काम तो वो किसी से भी ले सकता था। फिर तहखाने में दाखिले का क्या प्रोग्राम रहेगा। दोहा गर्म देखते ही मैंने पार कर दिया। सोचना पड़ेगा, वो पुरतशवीश लहजे में बोला। तहखाने में दाखिले का जिक्र आते ही उसकी सारी खुशी झाग की तरह बैठ गई थी। इनाम से भी मशवरा करूंगा। डिसूजा के सामने हमारी ऐसी कोशिश जानलेवा भी साबित हो सकती है। इनाम से मशवरा ना करो तो बेहतर होगा, मैंने उसे कहा। खतरनाक मामलात में जितने कम लोग मुलव्विस हों उतना ही बेहतर है। वैसे भी वो तुम्हारे फैसलों से इख्तिलाफ न कर सकेगा। मेरा अंदाजा है कि तुम्हें किसी न किसी तरह उस पर थोड़ी सी बर्तरी हासिल जरूर है। ये भी तुम ठीक ही कह रहे हो। वो चंद सानियों की खामोशी के बाद बोला, वो हमेशा डिसूजा से फासले पर रहता है और उसके सफाकाना मिजाज से बड़ी हद तक बेखबर भी है। वो तो इस बखेड़े के ही खिलाफ था। कह रहा था कि बराह रास्त डिसूजा के सामने जाकर गलती के इर्तिकाब का इतराफ करके मुआफी मांग ले, किस्सा खत्म हो जाएगा। उसकी दानिश में डिसूजा के मुकाबले में तुम ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हो।
तुमने उसकी राय क्यों न मानी? मैंने सवाल किया। सहल आदमी है, सच पूछो तो तुमसे खाइफ भी है। उसका ख्याल है तुम उसके हाथों खाया हुआ बिजली का झटका कभी ना भूल सकोगे। लेकिन मैंने उसे समझा लिया है। अब ये बताओ कि तुम अपनी रात को गैर हाजिरी को किस तरह निभाओगे? चाहो तो आज रात ही कोशिश कर सकती है। मैंने धड़कते हुए दिल के बावजूद लहजा लापरवायाना ही रखा। किसी को ख्याल भी ना आ सकेगा कि मैंने रात कमरे से बाहर गुजारी है। सुबह वहीं से ड्यूटी पर हो लूंगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ वक्त कमरे में गुजारना पड़ जाएगा, क्योंकि तुम उसी इमारत में मुकीम हो जहां तहखाने में दाखिले का रास्ता वाक़ई है। तो क्या पूरी रात वहीं बसर करने का इरादा है? उसने तहय्युर अमेज लहजे में सवाल किया। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे उतरने के बाद तुम वापस चले जाना। फिर वापसी के मुकर्रर वक्त पर तुम्हें एहतियात रखना होगी कि रास्ता साफ हो। वहां से निकलते हुए कोई टकरा गया तो खेल बिगड़ भी सकता है। थोड़ी सी बहस के बाद उसी रात वो मुहिम जोई के लिए तैयार हो गया। मैं उस रात के लिए इसलिए बाधित था कि अगले रोज मुझे काटे से बाहर एक होटल में बुलाया गया था और मुझे पूरा यकीन था कि बुलाने वाली वीरा के अलावा और कोई ना होगी। मेरी ख्वाहिश थी कि उससे मिलने तक मैं अपना काम पूरा कर लूं ताकि उसके चुंगल से गजाला को रिहाई मिल सके। मुझे यकीन था कि अगर लाइट्स कॉटेज में जिमी लाइट की कोई तस्वीर मौजूद ही थी तो नंबर 3 के ममनू इलाके में हो सकती थी, जहां डिसूजा समेत किसी की रिसाई नहीं थी। इस इमारत में तुम लोग किसकी मुलाजमत कर रहे हो? खासी देर की खामोशी के बाद मैंने ख्याल के तहत सवाल कर डाला। कानूनन हम जिमी लाइट के तनख्वाहदार हैं। डिसूजा उसका जाती नुमाइंदा है। कभी मिलने का भी इत्तेफाक हुआ उससे? नहीं, कभी नहीं। मैं ही नहीं, यहाँ तुम्हें ऐसा कोई फर्द न मिल सकेगा जो उससे मुलाकात का दावेदार हो। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि बस एक नाम ही नाम है, उसका वजूद सिरे से है ही नहीं। मैं पुरख्याल अंदाज में सर हिला कर रह गया और वो मुझे तहखाने के बारे में वो इसरार और रमूज समझाने लगा जो वहां दाखिले और नकासी के सिलसिले में अहम साबित हो सकते थे। रेस्टवाज में रात के 10 बजते ही हम दोनों की आंखें मिली और मैंने अपनी जगह छोड़ दी। एहतियात और राजदारी के पेश नजर उस रात मैं अपने कमरे का एक चक्कर लगाकर रहमानी के ही पास आ गया था। वहां पहुंचते ही मुझे मुकम्मल खामोशी इख्तियार करना पड़ी थी, क्योंकि उसे खदशा था कि डिसूजा ने कहीं उसके कमरे में पोशीदा मकामात पर डिक्टाफोन न लगवा दिए हो। हम आपस में अपनी घड़ियां मिलाकर पहले ही तय कर चुके थे कि हमें 10 बजे कमरे से निकल जाना होगा, क्योंकि उस वक्त लाइट्स कॉटेज के मुख्तलिफ हिस्सों में बाहर की चहल पहल खत्म होकर कमरों तक महदूद हो जाती थी, जहां मैनोशी, ताश और शतरंज वगैरह की महफिलें जम जाती थी। इसलिए किसी की मुदाखलत का इम्कान बाकी नहीं रहता था। मुसल्लम मुहावजों का रस्मी सगश्त नंबर 3 के नवाह तक महदूद रहता था। इमारत के अंदरूनी हिस्सों से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता था, जबकि असूली तौर पर वो चप्पे चप्पे की निगरानी पर ममूर थे। मेरे दिल उस वक्त मुतवक्का खतरात के पेश नजर कनपट्टियों में धड़क रहा था और रहमानी के बुशरे पर भी गंभीर संजीदगी फैली हुई थी। कमरे से निकलने से बेहतर रहमानी ने सर बाहर निकालकर दोनों तरफ का जायजा ले लिया। फिर हम कमरे से निकलकर तेजी से राहदारी के उस सिरे की तरफ बढ़ते चले गए जिधर एक कमरे में तहखाने में दाखिले का रास्ता था। हम दोनों किसी मुदाखलत से दो चार हुए बगैर उस कमरे में पहुंच गए और रहमानी ने दरवाजा बंद करके वो दीवारगीर अलमारी खोल ली जिसमें तहखाने के रास्ते को जाहिर करने वाला मैकेनिज्म पोशीदा था। उछले में मान मेरे जहन में एक छमाका सा हुआ और मुझे बेख्तियार जीवा हाउस का वो कमरा याद आ गया जहाँ तंजीम की जानिब से इंतहाई खुफिया तौर पर ताकतवर ट्रांसमीटर रिसीवर नस्ब किया गया था। MT-300 की हिफाजत के लिए उस कमरे में फोटो सेल से मुंसलिक ऐसा भरपूर हिफाजती इंतजाम किया गया था कि किसी अजनबी के चौखट अबूर करते ही न सिर्फ खुदकार कैमरा हरकत में आ जाता था बल्कि ऐसे दूसरे मुदाफती हरबे भी मुतहर्रिक हो जाते थे कि मुदाखलतकार कैमरे में अपनी वाज़ेह तस्वीर छोड़कर राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो जाता था। फिर उस वक्त तो हम लाइट्स कॉटेज के एक अहम हिस्से में मौजूद थे जो डिसूजा की गैर मौजूदगी में इनाम की तहवील में होता था। लेकिन उस वक्त डिसूजा खुद कॉटेज की हदूद में मौजूद था और कुछ अजब ना होता जो उसने बेज़ाब्ता मुदाखलत के लिए कोई ऐसा खुफिया हिफाजती निज़ाम आन किया हुआ होता जो उसे उस कमरे में मुतल्ला कर देता कि उसकी इजाज़त के बगैर तहखाने का रास्ता खोला गया है। मैंने इसरारी तौर पर रहमानी का शाना दबाया और वह चौंक कर सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसी के कान से मुंह लगाकर उससे अपने अंदेशे से आगाह किया तो उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई और वो इशारों से मुझे इत्मीनान दिलाने लगा कि वहां ऐसा कोई अलार्म सिस्टम नहीं था, क्योंकि बाहर सख्त हिफाजती इंतजाम होने के बायस किसी गैर मुतलका आदमी की वहां तक रसाई नामुमकिनात में से थी। उसने मैकेनिज्म को हरकत दी और फर्श में तारीख खला नमुतार हो गया। मैंने बेयकीनी के आलम में कदम बढ़ाए, फिजा में हाथ लहरा कर रहमानी को अलविदा कहा और अंदर उतर गया। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही किसी खुदकार निजाम के तहत तहखाने में तेज रोशनी फैल गई थी। चंद कदम तय करने के बाद मैंने सर घुमाकर ऊपर देखा तो ऊपर वाले कमरे के फर्श में नजर आने वाला रास्ता मातूम हो चुका था, जिसका मतलब था कि ऊपर वालों से मेरा राब्ता टूट चुका था। अपनी दानिश में मैंने मुख्तसर से मुद्दत में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी कि लाइट्स कॉटेज की उस खुफिया मकाम तक रसाई हासिल कर ली थी जो वहां रहने वालों के लिए भी एक राज ही था। मैं संभल संभल कर सीढ़ियां तय कर रहा था और मेरी निगाहें तहखाने में पड़ी हुई मेजों पर जमी हुई थी जो उस वक्त साफ सुथरी पड़ी हुई थी, जबकि इनाम के साथ टार्च सेल में जाते हुए मैंने उनमें से बेशतर पर कागजात फैले हुए देखे थे, जिसका मतलब था कि उस दौरान में कोई न कोई तहखाने में आ चुका था।
पहले मेरा इरादा था कि नीचे पहुंचते ही उन मेजों की तराजों और उनमें रखे हुए कागजात का जायजा लूंगा, लेकिन आखिरी सीढ़ी उतरते हुए मैंने अपना इरादा तब्दील कर दिया। जुज़वियात में उलझने से कबल एक बार उस पूरी ज़मीन इमारत का जायजा लेना जरूरी था, जिसके बाद मैं तरजीहात का तयन बासानी कर सकता था। उस हाल की वुसअत के मुकाबले में उन चंद मेजों ने बमुश्किल एक गोशा ही घिरा हुआ था और बाकी वसी और अरीज रकबा खाली पड़ा हुआ था। उससे आगे एक दीवार में वही मनहूस दरवाजा नजर आ रहा था जिसे गुजरकर टार्चर सेल तक रसाई होती थी। उसके अलावा दीवारें दूर से सपाट नजर आ रही थी, जिसका मतलब था कि तहखाना उसी इमारत के नीचे खत्म हो गया था और बज़ाहिर उसका नंबर 3 से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने वहीं एक मेज पर टिक कर सिगरेट सुलगा ली। दुश्मनों के गढ़ में इस तहखाने में आकर मैंने एक भयानक खतरा मोल लिया था और अगर डिसूजा को उस वाकया की भनक भी मिल जाती तो मुझे उस चूहेदान में घेर कर बड़ी आसानी के साथ खत्म किया जा सकता था। उस तसव्वुर ने इब्तिदा ही से मेरे आसाब पर लर्जा तारी किया हुआ था और बदन के सारे मसामों के दहाने खुल गए थे, लेकिन लम्हा ब लम्हा मेरी हालत एतदाल पर आती जा रही थी। उस अमल में तंबाकू नोशी भी मेरी खासी मददगार साबित हुई थी। चंद सानियों के बाद मैं अपनी जगह छोड़कर उस कुशादा दीवार की तरफ बढ़ गया जिसमें टार्चर सेल जाने वाली राहदारी का दरवाजा खुलता था और चंद मिनट के जायजे के बाद मेरी मायूसी यक बयक खुशी में तब्दील होगी, क्योंकि उस दीवार में एक मकाम पर नुमाया तरार नजर आ रही थी जो इम्कानी तौर पर किसी रास्ते की निशानदेही कर रही थी। ऊपर वाले कमरे में मौजूद मैकेनिज्म और फर्श के बराबर हो जाने वाले किते को देख लेने के बाद मेरे लिए अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो दीवार भी पहलू में खिसक कर या नीचे धंस कर गुजरगाह पैदा करती होगी, लेकिन सपाट फर्श और दीवारों की मौजूदगी में उसे हरकत में लाने वाले मैकेनिज्म का सुराग लगाना आसान काम नहीं था। मैं सिगरेटें फूंकते हुए पूरी अर्करेजी के साथ उस ख्याल में लगा हुआ था। उस दौरान में मैंने ये एहतियात रखी थी कि सिगरेट की जली हुई राख फर्श पर गिराकर जूते से मसलता रहा था और सिगरेट के सोखता टोटों को जूते के तले बुझाकर माचिस की डिबिया में डालता रहा था ताकि मेरे निकलने के बाद वहां किसी मुदाखलत के आसार बाकी न रहे। निस्फ घंटे की कड़ी मेहनत के बावजूद मैं दीवार या सपाट फर्श पर ऐसा कोई सुराग दरियाफ्त न कर सका जो रास्ता पैदा करने के लिए मैकेनिज्म की निशान नहीं करता, लेकिन दरार देखकर मुझे पूरा यकीन था कि वो कोई न कोई रास्ता ही था। दीवार और फर्श से मायूस होकर मैंने अपनी नजरें उस दीवार से दूर रखी हुई दफ्तरी मेजों की तरफ मबसूल कर दी और बारी बारी हर मेज के हर हिस्से पर तबाह आजमाई करने लगा। आखिरी मेज में मुझे एक कब्जेदार टांग नजर आ ही गई जो सबसे मुनफरिद और अजीब थी। मेज का चौबी पाया फर्श में एक मजबूत कब्जे से जुड़ा हुआ था और ऊपरी सिरा मेज की निचली सतह से सिर्फ मिस हो रहा था। मैंने उस पाए को जुम्बिश दी तो वह फर्श कब्जे में मुतहर्रक महसूस हुआ और मैं बतदरीज उसे नीचे दबाता ही चला गया। फर्श के साथ 45 दर्जे का जाविया बनते तक कुछ न हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उस पाए की गैर मामूली तनसीब उसके किसी अहम मसरफ की निशानदेही कर रही थी, लिहाजा मैंने कोशिश जारी रखी। फिर वो पाया फर्श से बमुश्किल 15-20 दर्जे के फासले पर था कि अचानक दीवार की समत एक खटका सा हुआ और उस सपाट दीवार का 12 फुट बुलंद और कमोबेश उसी कदर अरीज टुकड़ा कोई आवाज पैदा किए बगैर एक तरफ हटता शुरू हो गया। मैंने जो भी पाए पर अपने हाथ के दबाव में कमी करना चाही तो मुझे महसूस हुआ कि खटके की आवाज के साथ ही पायनुमा उस मैकेनिज्म पर किसी स्प्रिंग का जोर आ चुका है और अगर मैंने जरा भी काहली से काम लिया तो स्प्रिंग की कुव्वत उस लीवर को फर्श पर दोबारा सीधा खड़ा कर देगी। जब दीवार का मुतहरिक हिस्सा साख दीवार के अक्क में गायब हो गया तो मैंने लीवर पर से हाथ हटा दिया जो एक झटके से सीधा हो गया। दीवार में नमूदार होने वाला रास्ता बंद होना शुरू हो गया। रास्ता खुला रखने के लिए मैंने दोबारा लीवर को नीचे दबाया और उसे बार बार दबाने लगा, लेकिन दीवार की वापसी का सफर जारी रहा और मैं वहशत ज़दा होकर मसदूद होने वाले रास्ते को घूरता रहा। लेकिन उस दौरान मेरा ज़हन उसी मैकेनिज्म में उलझा रहा। दरवाजे या रास्ते को खुला रखने के लिए मेज के पाए को नस्ब चौबी लीवर को मुस्तकिल तौर पर नीचे दबाए रखना जरूरी था। यह बंदोबस्त शायद इसलिए किया गया था कि कभी बेहतियाती में रास्ता खुला न रह जाए। रास्ता खोलने के अमल को दरमियान में कहीं भी रोक कर दोबारा मसदूद किया जा सकता था, लेकिन रास्ता बंद होने के अमल को दीवार की असल जगह पर वापसी से पहले नहीं रोका जा सकता था। मैंने लीवर को छोड़कर अपने ख्याल की तस्दीक कर ली, क्योंकि दबाव खत्म होने के बावजूद लीवर फर्श पर ही पड़ा रहा। फिर यूं ही दीवार ने एक खटके के साथ अपनी जगह ली। लीवर सुरात के साथ सीधा हो गया। वहां लीवर को फर्श के साथ दबाए रखने के लिए मुझे वजन की तलाश में कोई दिक्कत न हुई और दूसरी बार दीवार के हरकत में आते ही मैंने लीवर पर एक कुर्सी की पुष्ट गाह का वजन डाला और वहां से उठकर सरकती हुई दीवार के करीब आ गया। दूसरी तरफ गहरी तारीकी का राय था, लेकिन तहखाने की तेज रोशनी के निकास में उस तरफ का जायजा लेने में कोई दिक्कत हायल नहीं थी। उस वक्त दीवार की जड़ से ही मिट्टी पर टायरों के मुतअद्दिद निशान नजर आ रहे थे। उन चौड़े निशानात और कुशादा रास्ते को देखते हुए यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि दूसरी तरफ नकासी की राह होने की सूरत में उस रास्ते से माल बर्दारी के भारी और ऊंचे ट्रकों की नकलो हरकत भी बासानी जारी रखी जा सकती थी।